IS 10। अगर ईयर एंड के बाद कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, ये नॉन एडजस्टिंग है। ईयर एंड पे कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। ये जो एसेट हम बेच रहे हैं ये वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए था, कुछ ऐसे तो जैसे खराब हो गए तो उसको बेचने के अलावा ये तो डिपेंड करता है ना कि बेचना किसको है। अगर बेचना ही खराब हुए के तौर पे बेचना है तो बस ठीक है, अवेलेबल है। अगर चलता करके बेचना है तो फिर अवेलेबल नहीं है। हाँ, मतलब एक डैमेज हुआ है, एक तो है कबाड़ियों को बेचना है। अगर एक बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है तो वो तो एसेट ही नहीं रहा ना हमारा। एसेट हो लेकिन खराब है, हमारे काम का नहीं रहा, वरना है काम का। बिल्कुल है, बिल्कुल थोड़ा सा रिपेयर कराएंगे, बिल्कुल फिट चलेगा। तो अब जिसको बेचना है ये देखना पड़ेगा कि बेचना किस तरह से। अगर ये खराब कह के ही बेचना है तो बस ले जाओ उठा के, होगा ना। बिल्कुल खत्म ही हो गया, स्क्रैप ही हो गया। तो फिर देखें, ये तो तब अप्लाई होना था अगर वो एक नॉन करंट एसेट रहना था। अगर हम कबाड़ियों को ही बेचने लगे हैं फिर तो परसों बेच देंगे, फिर तो ये IS लगाने की जरूरत नहीं है। चलें आगे चलते हैं जी। एक कंडीशन है कि सेल 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाए। हमें उम्मीद है, जैसे अगर हमने बिल्डिंग बेचनी है तो बिल्डिंग बेचना आसान काम नहीं होता, महीनों लग जाते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर सेल कंप्लीट हो गई हो। लेकिन चूंकि फ्यूचर वाली बात है ये, तो इस पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है। तो इस IS की तरफ से एक एक्सेप्शन भी आ गई कि अगर हालात ऐसे थे, हमारा कसूर नहीं था, हम तो अभी 2 महीने के अंदर अंदर बेच देते, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि अब बात साल से आगे निकल जाएगी। जैसे अभी ये पेंडेमिक आ गया, अब ये जो कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद हो गया, तो वो जो जिसने एसेट बेचना था, अब देखिए 6 महीने तो होने वाले हैं इस बात को, फरवरी से तो तकरीबन मार्च से तो बंद है सारा कुछ, 6 नहीं 4 महीने तो चले हो गए हैं। अब ये जो मार्च से सब बंद है, हो सकता है कोई एसेट जो आज से 10 महीने पहले रखा हो कि हाँ 1 साल के अंदर अंदर तो हम इसको बेच ही लेंगे, लेकिन अब साल तो निकल गया आगे, जून तो क्रॉस हो गया, जून तो हो गया क्रॉस, अब तो हम जुलाई में खड़े। लेकिन ये जो डिले आया ये किसी की गलती है नहीं, बस हालात ऐसे थे। तो अगर हालात ऐसे हों जो कि अनअवॉइडेबल हो, तो 1 साल से ऊपर निकल जाने वाला मसला खैर है, चल जाएगा। तो इसको कहेंगे कि 1 ईयर वाले रूल की एक्सेप्शन। तो ये अगले पेज के टॉप पे देखिए, 1 ईयर वाले रूल की एक्सेप्शन, ये पढ़ लें। हालात में जो एंटिटी के कंट्रोल में ना हो जी, पढ़ लिया। चल, ये तो हो गए जो हमने बेचने के लिए रखे, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। एक और कैटेगरी है, एक प्राइवेट कंपनी जिसने जो ओनर्स को डिविडेंड नहीं बांट रहे थे। प्राइवेट कंपनी में इस तरह के काम हो सकते हैं, ओनर्स को डिविडेंड नहीं बांट रहे थे, तो सोचा कि ऑफिस की ना कोई गाड़ियां शाड़ियां इनको दे देते हैं। थे ओनर्स और उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा था बड़े अरसे से,
तो चलो इनको गाड़ियां दे देते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। तो ये हो जाएंगे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। अब जब ये हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स हैं कि हमने गाड़ियां चाड़ियां सब रख ली हैं, बस अब वो जो ओनर के बच्चे हैं डायरेक्टर वो दूसरे मुल्कों में गए हैं अभी सैर के लिए और वहीं फंस गए हैं, तो अब वो वापस आएंगे तो गाड़ियां कंपनी उनको बांट देगी, उनको एज एन ओनर बांट देगी। ये भी हो सकता है कि वो शेयर छोड़ना चाह रहा था, किसी को बेचना चाह रहा था, तो कहें यार चलो तुम गाड़ी तो लेके जाओ ना यहां से, तो उसको ओनर की कैपेसिटी में। एक तो है कि शेयर होल्डर जो बिजनेस का ओनर है वो कोई सर्विस दे रहा हो, जैसे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होता है, वो कंपनी का एक्सपेंस है, वो और चीज है। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर कंपनी में ये काम कर रहे हैं तो इनको डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलती है ना, ये एक्सपेंस है, ये और चीज है। उनकी ओनर की कैपेसिटी में उनको अगर एसेट्स देने हैं तो ये कहलाते हैं एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। इनके लिए भी मिलती जुलती शर्तें हैं, ये देख लें पढ़ लें, वही तकरीबन मिलती जुलती शर्तें। वही जैसे था कि एक्टिव प्लान शुरू कर दिया हो, प्रोग्राम शुरू कर दिया हो, तो वही जो भी इसके लिए एक्शन था, को कागज साइन कराने थे या शेयर होल्डर से बातचीत करनी थी, जाके एक्शन शुरू हो गया। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग क्या है ये भी, अच्छा इसमें ना जो फाइनल में सवाल आते हैं ना, एक तो सवाल है फुल फ्लेज आईएएस कंसोलिडेशन का, ये तो फुल फ्लेज सवाल है। इसके अलावा सवाल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इस तरह के भी आ सकते हैं कि ये 15-20 नंबर का सवाल हो जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो और कहा हो कि अबव को डिस्कस कर दें, और वो जो पैराग्राफ हो वो एक एक पैराग्राफ किसी किसी आईएएस का हो। ये छोटे छोटे आईएएस होते हैं ना, ये इस तरह की भी टेस्टिंग हो जाएगी, तो ये छोटा मोटा पैराग्राफ के अंदर भी ये चीज टेस्ट हो सकती है। ये जो तीसरी चीज है नॉन करंट एसेट दैट आर टू बी अबेंडन, ये भी समझ लें। अगर हमारी कोई फैक्ट्री है और हमने उस फैक्ट्री को बस बंद करना है, एक है फैक्ट्री चलती हुई किसी को बेचना, एक है कि हमने फैक्ट्री बस बंद कर देनी है, क्लोज कर देना, उसको ताला लगा देना है और अभी 6-7-8 महीने और इस्तेमाल करेंगे फिर क्लोज कर देंगे। हो सकता है जो प्रोडक्ट बनाते थे वो प्रोडक्ट ये मार्केट में बैन हो रही हो, कोई गवर्नमेंट का रूल ऐसा आ गया हो। तो हम अगर एक फैक्ट्री को बस बंद करने लगे हैं या किसी एसेट को बस जब ये खत्म हो जाएगा तो बस इसको फारिग फेंक देंगे, तो इस तरह के एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल नहीं कहा जाता। दोबारा सुने, हमने एक फैक्ट्री बेचनी है, पक्का इरादा, उस फैक्ट्री को रोक दिया और बेचने के लिए काम शुरू कर दिया, ये है डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाएं तो। लेकिन अगर एक फैक्ट्री हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि बस छोड़ दें, अब यहां पर कोई बीमारी निकल आई थी और यहां पर इस इलाके के अंदर गवर्नमेंट ने कहा इलाका सील कर दो, जैसे वो नहीं कोई इंग्लिश मूवीज में होता, कोई इलाका छोड़ दिया होता है फिर कई साल बाद हीरो वहां जाता है तो दरख्त उग गए होते हैं, पुरानी फैक्ट्रीज बन गई होती हैं, तो हमने इस फैक्ट्री को बस बंद करके छोड़ देना है, बेचना नहीं है किसी को, हमने इसको अबेंडन कर देना है। तो अब चूंकि इसको अबेंडन करना है, बेचना नहीं है, तो इसलिए हेल्ड फॉर सेल नहीं कहला सकता। ये पैराग्राफ भी पढ़ लें। जिस वजह से भी बस छोड़ना है, उसको बेचना नहीं है, क्लोज करना है रादर देन सोल्ड। ठीक है। अच्छा अब ऐसा करें कि जो क्लास प्रैक्टिस वाली फाइल है वो खोलें, क्लास प्रैक्टिस वाली फाइल खोलें। वही कह रहा हूं ना कि हमने एक एसेट है जो बस 2-4-6 महीने इसकी लाइफ रह गई है और हमने वो 2-4-6 महीने पूरे करके बस उसको कूड़े में फेंकाना है। यूजफुल लाइफ ही है ना। देखो अगर इकोनॉमिक लाइफ बाकी रहती हो फिर तो हम फेंकेंगे, फिर तो बेचेंगे। अगर बिल्कुल ही कबाड़ हो जाना है फिर ही छोड़ेंगे ना। तो हमने उसको अच्छा, अब उसकी जितनी इकोनॉमिक लाइफ रह गई थी हमारी यूजफुल लाइफ भी उतनी ही रह गई थी। अगर इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा रहती होती फिर तो यकीनन बेचते उसको।
तो अब अगर उसकी इकोनॉमिक लाइफ भी एंड हो रही है और वो आखिरी बार हम जिंदगी में आखिरी बार उसने हमारे पास ही आना था, तो फिर हमने इसको लाइफ पूरी करके बस फेंक देना है, तो फिर वो अबेंडन होना है। अच्छा जी, ये जो फाइल अपलोड हुई है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली, ये खोलिए। खोल ली? अच्छा, 7 सॉल्यूशंस वाली भी खोल लें। अब आप करें ये कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ इसमें एसीसी की बुक से उठाए हैं, कुछ जो है वो आईएएस की जो ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं वहां से उठाए हैं, जो पार्ट बी के अंदर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होनी है कुछ वहां से उठाए हैं। पहले 5 सवाल क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक सवाल पढ़ें, जबानी आंसर सोचें, सोल्यूशन देख लें। 5 मिनट का काम है, करें। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक सारे क्वेश्चंस पढ़ें, जबानी इसका आंसर सोचें और सोल्यूशन देख के चेक कर लें कि आप सही सोच रहे थे कि नहीं।
हाँ जी, डन, कोई इतराज? Question one is company that company does not intend to disclose the operation. इसका मतलब कंपनी अभी ऑपरेशन कंटिन्यू करेगी। जी, हाँ जी, तो इसको हम रेड क्रॉप करनी चाहिए। हाँ जी। तो सर ये रेड क्रॉप कैसे होता है? रोज का रोज पढ़ रहे हो? कैफ में भी ऐसे ही करते थे। इधर करो। अच्छा, बाकी बच्चे करते होंगे, रोज का रोज पढ़ रहे हैं। नॉर्मली बच्चे नहीं, जब कैफ बचपन में थे नहीं पढ़ते थे ना, फिर अगस्त में पेपर आने वाले होते थे तो क्या करते थे, फिर पिछला वाला जो इकट्ठा हुआ था वो पढ़ना पड़ता था ना। ये जो पिछला इकट्ठा हुआ उसको बैकलॉग कहते हैं। अभी पहले क्वेश्चन पे ही उतनी देर से? अच्छा, हाँ जी, पहले क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा आपको। क्वेश्चन 2 में कोई मसला नहीं होगा। 3 में, 3 में भी कोई नहीं है। में ठीक है। 5 में, ए में, 5B में। देखें 5A जो था ना, हम 5A में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, नहीं बिक रहा था कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे थे। तो 5A तक तो ये हेल्ड फॉर सेल है। 5B में हमें पता चल गया कि हम जितनी प्राइस मांग रहे हैं उतनी प्राइस पे नहीं बिकना, हमें पता चल गया। हम अभी भी जिद पे अड़े हुए हैं, नहीं हम तो महंगा ही बेचेंगे। तो अब बी के अंदर हम जिद पे आ गए, हम फेयर प्राइस पे नहीं रहे, तो इसलिए अब वो हेल्ड फॉर सेल वाली बात से पीछे निकल गए हम। अब हेल्ड फॉर सेल नहीं है जी। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डन। क्लासिफिकेशन वाली बात आ गई समझ। अब आते हैं मेजरमेंट पे कि अच्छा करना क्या है। अब तो करना यह है कि जिस एसेट को या पूरे ग्रुप को अगर IFRS 5 की कंडीशंस पूरी हो गई, यानी वो हेल्ड फॉर सेल का लेबर लग गया, उस पर ठप्पा लगा दिया, हेल्ड फॉर सेल का स्टिकर लग गया उस पर, जिस एसेट पे या पूरा ग्रुप यानी फैक्ट्री हेल्ड फॉर सेल का स्टिकर लग गया ना, अब वो अपने अपने स्टैंडर्ड से निकल के IFRS 5 में आ जाएगा। अपने अपने स्टैंडर्ड में वो डेप्रिशिएट हुआ करते थे, रीवैल्यू हुआ करते थे, एमोर्टाइज हुआ करते थे, अब वो वहां से निकल के IFRS 5 में आ जाएंगे। लेकिन जब वहां से निकल रहे होंगे ना तो अपडेट होके निकलेंगे। क्या मतलब अपडेट होके निकलेंगे? यानी जिस IAS में ये पहले थे, 1 जुलाई को ये वहां से IAS 16 से IFRS 5 में आने लगे क्योंकि स्टिकर लग गया IFRS 5 का। तो वहां से 1 जुलाई को निकलते हुए पहले वहां अपडेट होंगे। अपडेट होने, जैसे हम कहीं जाने लगते हैं तो नहा धो के तैयार होके जाते हैं ना, तो वो अपने IAS से जब निकल के इधर आने लगेंगे तो वहां अपडेट होंगे। अपडेट होने से मेरी मुराद ये है कि पहले वो IAS 16 में था, एक प्लांट हम बेचने लगे, पहले वो IAS 16 में था, अब वो IAS 16 से निकल के IFRS 5 में आ जाएगा क्योंकि यहां पर उस पर स्टिकर लग गया कि ये हेल्ड फॉर सेल है। अब वो IAS 16 से निकल गया हुआ है, तो जिस दिन IAS 16 से निकल रहा था पहले उस दिन तक वो डेप्रिशिएट होगा, IAS 16 के मुताबिक उसकी उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकलेगी, फिर वो यहां आएगा। इसी तरह एक बिल्डिंग है, हम वो बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा करते थे IAS 16। अब वो बिल्डिंग हमने चूंकि बेचने के लिए रखनी है और उस पे कंडीशंस पूरी होने की वजह से हेल्ड फॉर सेल का ठप्पा लग गया, तो अब जिस दिन वो हेल्ड फॉर सेल का स्टिकर लगेगा उस पे, उस दिन तक IAS 16 से वो बाहर जब निकलेगा तो पहले उस दिन उसकी रिवैल्यूएशन होगी, डेप्रिशिएट होगा, फिर रिवैल्यूएशन होगी। हो गया रिवैल्यू, IAS 16 के मुताबिक अकाउंटिंग हो गई, जो सरप्लस जाना था चला गया। अब वो अपना सारा IAS 16 में सब छोड़ छाड़ के IFRS 5 में आ जाएगा। ये बात मैंने बोल्ड करके लिखी हुई है। मेजरमेंट की हेडिंग में देखिए, पेज नंबर 2 के सबसे एंड पे मैंने एक बोल्ड में पॉइंट लिखा हुआ है जी। इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में पेज 2 के एंड पे मैंने एक बोल्ड में पॉइंट लिखा हुआ है, ये पढ़ लें पहले।
इमीडिएटली बिफोर, यानी जब वो हेल्ड फॉर सेल का ठप्पा लगने लगा है उससे जस्ट पहले वो अपने अपने रेलेवेंट एप्लीकेबल आईएएस में पहले अपडेट होगा जाके, उसके बाद आईएफआरएस 5 में आएगा। ठीक है जी, इम्पेयरमेंट की तरह जैसे पहले हम लोग हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब जब यहां पहुंचेगा तो यहां पर उसका इस्तकबाल कैसे होगा? यहां पर आते साथ ही उसको हम किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट, और उसके बाद अगर ईयर एंड पे भी वो हमारे पास ही पड़ा हुआ तो फिर ये हो गई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो चाहे इनिशियल चाहे सब्सिक्वेंट, रूल एक ही है। मेजरमेंट के बिल्कुल शुरू में देखिए इसी पेज के ऊपर, हम इस एसेट को या पूरे ग्रुप को रखेंगे वो कैरिंग अमाउंट जो अभी अभी पिछले आईएस से लेके आया है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों में से लोअर। जिस दिन अगर इनिशियल की बात कर रहे हैं कि अभी अभी आया है, वेलकम हो रहा है, तो उस दिन, और अगर ईयर एंड आ गया हुआ है तो फिर ईयर एंड की। जो इसकी कैरिंग अमाउंट है जिस पे ये अपडेट होके वहां घर से निकला है, और जो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, इन दोनों में से जो लोअर है उस पे ये एसेट रिकॉर्ड होगा। पहले दिन भी, पहला दिन कौन सा? जिस दिन क्लासिफाई हो रहा है, और ईयर एंड पे भी, यानी इनिशियल भी और सब्सिक्वेंट भी। और इसी तरह से वो एसेट या फैक्ट्री जो ओनर्स को बांटने के लिए रखी हुई है, इसके लिए भी यही असूल है कि ये लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये हो गया मेजरमेंट का रूल। ओके, अच्छा इसमें एक पॉइंट है वो भी पढ़ ही ले चले कि अगर कोई एसेट है जो हमें पता है कि साल तो लगना है इसको बिकने में, या एक्सेप्शन में फॉल करने की वजह से 2 साल भी लग सकते हैं, तो वो जो कॉस्ट टू सेल है अगर डिस्काउंटिंग करनी पड़ी तो उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। ये डब्बे के अंदर पहला ही पॉइंट लिखा हुआ। अगर है ना कि हमें लगता है कि 1 साल से ऊपर निकल जाना है एक्सेप्शंस की वजह से, तो जो कॉस्ट टू सेल है उसकी फिर हम आज डिस्काउंटिंग करेंगे। ये मेजरमेंट वाला रूल हो गया 1 और 2, क्लियर है? हाँ, वो ओवर द पीरियड फिर वो भी करेंगे। अच्छा जी, पॉइंट 1 2 क्लियर। अच्छा, अब जब इनिशियल भी, यानी IAS 16 से जब ये बिल्डिंग बाहर आ रही थी तो उस वक्त इसकी कैरिंग अमाउंट थी 400, बिल्कुल बाहर दरवाजे से निकलते निकलते। जब ये IFRS 5 में एंटर होगी तो कितने पे रिकॉर्ड होगी? लोअर ऑफ 400, या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फर्स्ट करें 320 है, तो हम इस बिल्डिंग को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 320 डेबिट, नया अकाउंट क्रिएट कर लिया, वो पिछली वाली बिल्डिंग क्रेडिट 400। तो अब इस डिफरेंस का कुछ करना है ना, तो ये जो डिफरेंस है ये लॉस है, ये डिफरेंस लॉस है। अगले पेज पे आए, पेज 3 के टॉप पे। अब ये इंपेयरमेंट लॉस है, तो जो हमने इसको डाउन करना होगा, नाम है इसका इंपेयरमेंट लॉस। बेचा कब है इसको? बेचा नहीं है, अभी बेचा नहीं है, तो इसलिए इंपेयरमेंट। तो ये इंपेयरमेंट लॉस निकलेगा 80 रुपए का, और ये 80 रुपए का लॉस कहां चार्ज होगा? फॉर इंडिविजुअल एसेट, पॉइंट नंबर 1, P&L को चार्ज होगा। अच्छा, अब इसमें अजीब बात क्या है, ये बिल्डिंग हो सकता है कि पहले रिवैल्यूएशन पे होती थी, सरप्लस भी होता था, और ये अपना सरप्लस छोड़ छाड़ के यहां पहुंची है। इवन देन ये जो डिफरेंस है ये P&L को जाएगा। अच्छा, जो आईकैप की बुक पढ़ते हैं ना, आईकैप का स्टडी टेक्स्ट, उसमें पॉइंट गलत लिखा हुआ है। ये बेसिस और कंक्लूजन में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, ये P&L में ही जाएगा। जो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है ना, उसमें पॉइंट सही नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि पहले सरप्लस को चार्ज होगा, नहीं, वो सही नहीं लिखा हुआ।
ये आईएएस में भी क्लियर है और आईएएस के एंड पे होते हैं बेसिस फॉर कंक्लूजन, उनमें भी क्लियर है। तो ये पी एंड एल को जाएगा। और जो आईकैप की अटेम्प्ट में सवाल आया उसमें भी ये क्लियरली ऐसा ही है, पी एंड एल को ही गया हुआ है। तो अगर कोई बुक पढ़ता है तो उसमें बात गलत लिखी हुई है, तो ये जाएगा पी एंड एल को। अजीब वाली बात दोबारा बता रहा हूं, बेशक ये बिल्डिंग पहले आईएएस 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल पे थी और अब हम इसको यहां पर डाउन कर रहे हैं, तो एक दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश आती है कि नहीं पी एंड एल ना करें, सरप्लस को डाल लें। आईएएस 36 में क्या करते थे, पहले सरप्लस को जाते थे ना, लेकिन नहीं, पी एंड एल को जाएगा क्योंकि आईएएस ही बदल गया, सब बदल गया, तो इसलिए ये पी एंड एल को जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये वाकया है 1 जुलाई 19 का, 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा था, ये इनिशियल मामला हो गया। 31 दिसंबर पे फिर आ जाते हैं, बिल्डिंग अभी तक हमारे पास है, ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे खड़े हैं, कैरिंग अमाउंट कितनी है? 400 वाली तो बात ही खत्म हो गई थी, खत्म हो गया। अब उस घर से निकल आए, अब वो पराया घर हो गया, अब यहां पर है, डेप्रिशिएट नहीं करना। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 320, खत्म कर दिया। 400 गया, 400, अब ये 320 वाला एसेट है, ये खत्म हो गई पुरानी बात। अब ये बिल्डिंग से खत्म होकर नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है। तो कितने पे पहले दिन रिकॉर्ड हुआ? 320, ईयर एंड आ गया, डेप्शन नहीं करनी। ईयर एंड पे बुक्स में कितने पे आ रहा है? 320। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 350 है, नहीं अभी नहीं 300 है। फिर उसको डाउन करके 300 पे ले जाएंगे, मजीद पी एंड एल डेबिट और नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट, फिर लॉस चार्ज हो गया। तो ये इनिशियल और ये सब्सिक्वेंट, चाहे इनिशियल लॉस हो चाहे सब्सिक्वेंट लॉस हो, पी एंड एल को जाएगा। फॉर इंडिविजुअल एसेट में 0.1, ठीक है। अच्छा, कोई वजह हुई कि अगले साल भी ये नहीं बिक सका, हमारा कसूर नहीं है, नहीं बिक सका, 31 दिसंबर 20 पे आ जाते हैं, कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 300। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 440, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि सर आपने तो यही बताया था, लेकिन नहीं। अगर पहले कभी लॉस हुआ था और आइंदा हालात अच्छे हो गए हैं तो पिछला लॉस रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन बस लॉस रिवर्स करना है, गेन नहीं बना देना। कितना लॉस हुआ था? 100 का, तो बस 100 बढ़ा सकते हैं इसको, इससे ज्यादा नहीं। पहले जो लॉस हुआ था हो गया लॉस, आगे अब हालात बेहतर हो गए, तो जो हालात बेहतर हो गए तो हमें लॉस रिवर्स करना चाहिए, लेकिन बस लॉस रिवर्स करना है, एसेट को रीवैल्यू नहीं कर देना, सिर्फ लॉस रिवर्स करना है। कितना लॉस आईएफआरएस 5 में आने के बाद हुआ है? 100, तो हम सिर्फ 100 का गेन बना सकते हैं। अपेरेंटली कितना इंक्रीज आ रहा है, लेकिन हम बस 100 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो हम एसेट वापस डेबिट कर देंगे 100 का और पीएनएल क्रेडिट कर देंगे। लॉस रिवर्स करना फॉर इंडिविजुअल एसेट, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। ठीक है जी, चले सही है। अच्छा, अब पेज 3 के एंड पे एक डब्बा बनाया हुआ है मैंने, लाल लाल डब्बा। जिन्होंने प्रिंट निकाल रही है उनको तो लाल लाल नहीं नजर आ रहा,
लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं उनको लाल लाल नजर आ रहा है। एंड पे एक डब्बा बनाया हुआ है, पेज 3 के एंड पे, पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें इसका। पढ़ लिया? क्या समझ आई? इसको डेप्रिशिएट भी करना है। अब डेप्रिशिएट नहीं करना है इसको, क्योंकि हमने हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट कर तो लेना है, डेप्रिशिएट नहीं करना। अच्छा, ये जो आगे बात लिखी हुई है कि अगर वो ग्रुप का पार्ट है फिर भी डेप्रिशिएट नहीं करना, यानी एक फैक्ट्री है और उस पूरी फैक्ट्री के ऊपर लेबल लग गया हेल्ड फॉर सेल, तो उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन, जो बिल्डिंग प्लांट वगैरह है उनको भी डेप्रिशिएट नहीं करना। अच्छा, मैंने तो अभी कुछ देर पहले ये नहीं बताया था कि इस आईएएस के रूल जो है वो पूरे ग्रुप पे लगाने हैं, इंडिविजुअल एसेट पे नहीं लगाने। सर लेकिन वो उसका पार्ट है आगे पर। हाँ, लेकिन मैंने तो कहा था इंडिविजुअल पे नहीं लगाना। हाँ, ग्रुप पे भी बहुत पहले ग्रुप लेके चलना है। सर जो ग्रुप का करेंगे भाई नहीं, इसका जवाब ये है कि हमने जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लगानी है वो पूरी फैक्ट्री की एज अ होल लगानी है। उसके अंदर मौजूद बिल्डिंग की अलग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, प्लांट की अलग, वो नहीं करनी। हमने रूल पूरे फैक्ट्री पे लगाना है। हाँ, लेकिन डेप्रिशिएट उनको नहीं करना, क्योंकि अब वो पुराने आईएएस से निकल गए। ये जो बात थी ना कि जो मेजरमेंट के रूल्स बताने हैं वो पूरे ग्रुप पे एज अ होल, अभी स्कोप में पढ़ाया था मैंने। स्कोप में जो डब्बा था पहले पेज पे, उसमें दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर एक ग्रुप है फैक्ट्री और उसके अंदर वो एसेट्स भी हैं जिन पे ये इंडिविजुअली आईएएस लग सकता था, लेकिन हम उन इंडिविजुअल पे लगाने की बजाय पूरी फैक्ट्री पे लगा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये था कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाली बात पूरी फैक्ट्री पे लगनी है, हर एसेट पे अलग अलग नहीं लगानी शुरू कर देनी। ये मतलब था इस बात का। वरना डेप्रिशिएट तो हुक्म आ गया, अगर नहीं करना डेप्रिशिएट, जिस एसेट पे स्टिकर लगाए उसको भी डेप्रिशिएट नहीं करना, और जिस फैक्ट्री पे स्टिकर लग गया हेल्ड फॉर सेल का उसके भी एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं करना। हाँ, फेयर वैल्यू पूरे ग्रुप की एज अ होल ले रहे होंगे। ये एंड पे जो लालो लाल बात है ये वो है। अच्छा, ग्रुप के अंदर वो हो सकती है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग पूरी फैक्ट्री में। अगर पूरी फैक्ट्री को बेचने के लिए रखा हुआ है तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग हो सकती है ना। तो प्लांट को डेप्रिशिएट नहीं करना। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के साथ क्या सलूक करते थे? वो करनी है, वो करेंगे। डेप्रिशिएट करना रोक दिया, प्लांट को डेप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन जो डिसमेंटलिंग है उसकी हम जरूर फाइनेंस कॉस्ट करेंगे। ये दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लें। डिस्पोजल ग्रुप लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अरे लायबिलिटीज तो ग्रुप का हिस्सा होंगी ना। होंगी बिल्कुल, लेकिन आपने कहा था वो प्लांट की होगी है तो फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है ना। देखो, फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, उस फैक्ट्री में जो प्लांट लगा हुआ है, चूंकि फैक्ट्री बेचनी है तो इसलिए फिर वो डिसमेंटलिंग की प्रोविजन भी फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड है, तो वो लायबिलिटी भी उस ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन वो है प्लांट नहीं। लेकिन फैक्ट्री के साथ ही कनेक्टेड है ना। अगर प्लांट बेचना होता तो प्लांट तो उखाड़ के बेचते। अगर लगा हुआ बेच रहे हैं इसमें हम फैक्ट्री बेच रहे हैं, ये तो नहीं कर सकते ना कि प्लांट लगा हुआ है और हम फैक्ट्री उठा के ले आए। अगर प्लांट लगा हुआ बेचना है तो फैक्ट्री समेत बेचना है ना। अगर अकेला प्लांट बेचना है तो फिर तो लगा हुआ प्लांट नहीं ना बेच सकते। तो ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग होगी ही तब ट्रांसफर जब पूरी फैक्ट्री बिक रही होगी। तो अब वो उस फैक्ट्री का हिस्सा है, अब वो लायबिलिटीज ग्रुप का हिस्सा है, तो वो फाइनेंस कॉस्ट होती रहेगी। डेप्रिसिएशन करना मना है। लाल रंग में लिखी है मैंने ये बात, ठीक है। चले अब आए क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों करते हैं। क्वेश्चन 6 आसान सा है, जबानी जबानी भी हो जाएगा। 7 चले मैं बोर्ड पे कर दूंगा, 7 बोर्ड पे कर दूंगा, 6 तो जबानी जबानी भी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पढ़ लें।
जी पढ़ लिया, क्या करें? किस दिन कंडीशंस पूरी हो रही हैं? भाई वो तो खरीदा था यार, 31 दिसंबर। तो सबसे पहले तो ये कि इसको I-16 के मुताबिक 31 दिसंबर तक अपडेट करें। क्या अपडेट करें? इसको डेप्रिशिएट करें। अब जब इसको डेप्रिशिएट कर लेंगे तो डेप्रिशिएट करके कहां तक पहुंच जाएगा ये? कितना है देखें, 50 साल लाइफ है, 17, 18, 19, 20, 1840। कैलकुलेट किया क्या? सोल्यूशन देख रहे हो? अच्छा जाने दे यार, कैलकुलेट करना ज़बानी का मतलब ये था कि कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा भाई मैं ज़बानी नहीं करता, बोर्ड पे कर देता हूं। 31 दिसंबर 20 पे चूंकि ये IFRS 5 में एंटर होने लगा है तो एंटर होने से पहले ये वहां अपडेट होके आएगा। तो 31 दिसंबर 20 पे एज पर I-16 इसकी कैरिंग अमाउंट बन चुकी होगी 1840। कैसे? 2 मिलियन है, 2 मिलियन है, 50 साल लाइफ है, 4 साल गुजर गए, कैलकुलेट करके देख लें 1840 आएगा। सिनेरियो 1, फेयर वैल्यू उसकी 22 लाख है और कॉस्ट टू सेल 1 लाख है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या हो गई? कैलकुलेट करना पड़ेगा, 22 में से 1 निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। 21 लाख। कैरिंग अमाउंट है 1840 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 21 लाख। तो किस पे मेजर करें? तो बस 1840 पे ही आ जाएगा। सिंपली क्या होगा? बिल्डिंग क्रेडिट, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल डेबिट, बस कोई गॉइन लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर सिनेरियो 2 हो गया, अब 11 लाख फेयर वैल्यू और 1 लाख कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गया 10 लाख। अब हम इसको 840 से गिरा के 10 लाख पे लाएंगे, यानी 8,40,000 का लॉस चार्ज हो जाएगा। 1840 है ना, अब इसको हम 10 लाख पे गिराएंगे तो 840 का लॉस इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। अच्छा अब आप एक काम ये करिए कि मैं तो ये लेक्चर कर रहा हूं एंड, फिर उसके बाद मैं 10 पे आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग अगला लेक्चर चलाने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट बता दिया आपको मैंने। कॉन्सेप्ट क्या बताया कि पहले पिछले आईएस में वो अपडेट होगा, उसके बाद इस आईएस में आएगा। तो आप लोग अभी ब्रेक, पहले क्वेश्चन 7 करें, उसके बाद लेक्चर 10 प्ले करना, ठीक है? कल मैंने बात की थी, कुछ याद है? शायद नरमी पे बात शुरू की थी मैंने। तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी में से हिस्सा दिया गया, यानी सॉफ्ट स्पोकन होना, नरम होना, अच्छे तरीके से बात करना, बात बात पे गुस्सा, सख्त गालियां देना ना शुरू कर देना, जिसे नरमी में से हिस्सा दिया गया तो बेशक उसे खैर में से हिस्सा मिला, और जो नरमी के हिस्से से महरूम कर दिया गया तो बेशक वो खैर से महरूम रहा। दोबारा सुन लीजिए, तिरमिज़ी में है रिवायत, जिसे नरमी में से हिस्सा दिया गया तो बेशक उसे खैर में से हिस्सा मिला, और जो नरमी के हिस्से से महरूम कर दिया गया तो बेशक वो खैर से महरूम रहा। नरमी बेटा यही है कि हम सॉफ्ट स्पोकन हो, अच्छे तरीके से बात करें। अगर आप काम में अच्छे हैं, अपने जूनियर्स को इज्जत भी देते हैं, आपके जूनियर्स काम करेंगे आपका, अगर आप काम में वाकई अच्छे हैं तो।
लेकिन अगर आप सिर्फ बुरा भला ही कहेंगे तो ये आप फरमा रहे हैं कि जिसको नरमी से हिस्सा मिल गया उसको खैर मिल गई। चलें ब्रेक कर रहा हूं मैं, और आप लेक्चर 10 प्ले करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें।